नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। आजादी के आंदोलनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये अलग बात है कि संघ की स्थापना के बाद से ही संगठन को श्रेय लेने की आदत कभी नहीं रही, लेकिन इस बारे में समाज में एक सुनियोजित साजिश के तहत तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं। डॉक्टर हेडगेवार पूर्णतया देश के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे और कहीं न कहीं इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से उनका देश के मूर्धन्य चिंतकों से कहीं न कहीं संपर्क आया था। वो क्रांतिकारकों का भी काम उन्होंने किया, उस समय स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सहभागी हुए। एक ही उनका था, देश को जागरूक करना। भारतीय स्वाधीनता आंदोलनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना अहम योगदान रहा है, ये समझने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य का ये महत्वपूर्ण विचार सुन लेते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से आधा इतिहास बताने का एक प्रयास चल रहा है। भारत के लोगों को ऐसा मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि स्वतंत्रता केवल कांग्रेस के और 1942 के सत्याग्रह के कारण मिली है और किसी ने कुछ नहीं किया। यह बात पूर्ण सत्य नहीं है। सारा श्रेय एक ही आंदोलन या पार्टी को देना यह इतिहास से खिलवाड़ है, अन्य सभी के प्रयासों का अपमान है। स्वाधीनता संग्राम में संघ के योगदान की बात करनी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से ही करनी पड़ेगी। रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के हीरक महोत्सव में स्कूल में बांटी गई मिठाई बालक केशव ने ना खाकर कूड़े में फेंक दी। यह था उनका अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और आक्रोश। हम उनको जन्मजात देशभक्त कहते, क्योंकि बहुत छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में थे, उस समय से ऐसा दिखता था। विक्टोरिया रानी के राज्यारोहण समारंभ की जुबिली भारत में हुई। ब्रिटिशों का राज्य था तो सभी स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम होने अनिवार्य थे, वो हुए। इनके भी स्कूल में हुआ। ये तीसरी क्लास में पढ़ते थे और उस निमित्त मिठाई बांटी गई, तो उस मिठाई को लेकर इन्होंने कचरे में फेंक दिया। इसलिए शिक्षक ने उनको पूछा कि तुमको मिठाई अच्छी नहीं लगती, कूड़ेदान में फेंक दी। तो इन्होंने उत्तर दिया कि हमारा अपना राज्य छीनकर हमको गुलाम बनाने वालों के राज्यारोहण समारोह की मिठाई हमारे लिए मिठाई कैसे हो सकती, और ये दिन हमारे लिए उत्सव का दिन कैसे हो सकता है, ये तो शोक का दिन है। 1907 में रिजले सेकुलर नाम से वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष पर फिरंगी हुकूमत ने अन्यायपूर्ण पाबंदी लगा दी। विरोध में केशव ने अपने नील सिटी विद्यालय में सरकारी निरीक्षक के सामने अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम उद्घोष करवा दिया। Who is ruling India? Yes, sir. Who the devil is behind this blasphemy? But sir. If you don't know, find out. Show me the next classroom. इस उद्घोष के चलते उन्हें विद्यालय प्रशासन का रोष सहना पड़ा और सजा के नाते उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। स्कूल इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर जब आता था तो प्रत्येक क्लास में उसका स्वागत वंदे मातरम की घोषणा से होता था। तो स्वाभाविक उस समय की सरकार बिफर गई, नागपुर के सारे स्कूल उन्होंने बंद कर दिया और खोज शुरू की, कौन है इसको करने वाले। उसमें एक केशव हेडगेवार थे, इसलिए उनको रस्टिकेट किया गया। डॉक्टरी पढ़ने के लिए मुंबई में सुविधा होने के बावजूद क्रांतिकारियों का केंद्र होने के नाते उन्होंने कोलकाता को पसंद किया। वहां वे क्रांतिकारियों की शीर्षस्थ संस्था
अनुशीलन समिति के विश्वास पात्र सदस्य बन गए। पढ़ाई का तो बहाना था, मुख्य उद्देश्य था इनको भेजने का कि वहां पर देश भर के क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी कलकत्ता में थी, अनुशीलन समिति उसको कहते थे। उस अनुशीलन समिति से संपर्क में आकर ये और वापस छुट्टियों में आएंगे तब क्रांति कार्य सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार के इलाके में स्थापित करें, और दोनों काम डॉक्टर साहब ने बखूबी किए। 1916 में डॉक्टर बनकर वे नागपुर वापस आए। उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन के सभी बड़े नेता विवाहित और अपने परिवार में ही रमे हुए थे। सभी के पास परिवार चलाने के लिए जीविकोपार्जन का कोई ना कोई साधन जरूर था। इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार भी ऐसा ही सोच सकते थे। घर की परिस्थिति भी ऐसी ही थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी एवं विवाह नहीं करने का निर्णय लिया। उनके मन में देश को आजादी दिलाने की इतनी तीव्रता और दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार को लेकर कोई विचार नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति, समय, ऊर्जा और क्षमता राष्ट्र को समर्पित कर दिया। एक संकल्प इस सारे कालावधि में उन्होंने लिया कि इस जीवन में अपने को केवल देश के लिए जीना है और कुछ करना नहीं है। कॉलेज की परीक्षा पास होते ही प्रिंसिपल ने उनको कहा कि तुम अगर जाना चाहते हो तो ब्रह्मदेश में, बर्मा में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है, 3000 रुपये वार्षिक वेतन मिलेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करना ये तय किया है। वो वापस आ गए। डॉक्टर बना हुआ व्यक्ति उस जमाने में उस पूरे इलाके में 7500 से ज्यादा डॉक्टर नहीं थे। अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत पैसा खींचते, लेकिन उनका तो तय था कमाना नहीं, देश के काम में पूरी तरह लग जाना। लेकिन डॉक्टर बनकर आए, इसलिए विवाह के भी प्रस्ताव आने लगे। तो उन्होंने अपने चाचा को पत्र लिखा। उनके गार्डियन वही थे, माता पिता तो थे नहीं। चाचा को पत्र लिखा कि मैंने इस जीवन में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए देश के लिए जीवन लगाने की प्रतिज्ञा की। इस तरह स्वाधीनता के लिए चलने वाले हर तरह के आंदोलनों से अपने आप को जोड़ दिया। नागपुर तिलकवादियों का गढ़ था। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक के देहावसान के कारण नागपुर के सभी तिलकवादियों में निराशा छा गई। बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन चला। साल 1921 में प्रांतीय कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में क्रांतिकारियों की निंदा करने वाला प्रस्ताव रखा गया, तो डॉक्टर हेडगेवार ने इसका जबरदस्त विरोध किया। परिणाम स्वरूप प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। बैठक की अध्यक्षता लोकमान्य अणे ने की थी। उन्होंने लिखा, डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारियों की निंदा एकदम पसंद नहीं करते थे। वो क्रांतिकारियों को ईमानदार देशभक्त मानते थे। उनका मानना था कि कोई उनके तरीकों से मतभिन्नता रख सकता है, परंतु उनकी देशभक्ति पर उंगली उठाना अपराध है। 1921 में महात्मा गांधी की अगुवाई में चले असहयोग आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेजों द्वारा तुर्किस्तान में खिलाफत को निरस्त करने से आहत मुस्लिम मन को अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन किया। इस पर कांग्रेस के अनेक नेता और राष्ट्रवादी मुसलमानों को आपत्ति थी। इसलिए तिलकवादियों का गढ़ होने के कारण नागपुर में असहयोग आंदोलन बहुत प्रभावी नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर चोलकर, समीमुल्ला खान समेत कई देशभक्तों ने यह परिवेश बदल दिया। उन्होंने खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने पर आपत्ति होते हुए भी उसे सार्वजनिक नहीं किया। इसी आधार पर साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए
उन्होंने तन मन धन से आंदोलन में हिस्सा लिया। व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों से अलग हटकर उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति का विश्लेषण किया और आसपास के राजनीतिक माहौल को दबंग तिलकवादियों के दृष्टिकोण की चिंता नहीं की। देश को स्वाधीन कराने के लिए डॉक्टर हेडगेवार अन्य क्रांतिकारियों की तरह जेल जाने से भी पीछे नहीं हटे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लोगों का ही है और हमें हिंदुस्तान में स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य। क्या सरकार मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है? एक देश के लोगों को जब दूसरे पर राज्य करने का अधिकार नहीं है तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को अपने पैरों तले रौंद कर उन पर राज्य करने का अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? उनके भाषणों के कारण पकड़ा गया, अरेस्ट हो गए, उन पर सेडिशन का आरोप लगा, राजद्रोह का आरोप लगा। किस कानून के तहत अंग्रेजों को भारतवर्ष पर राज्य करने का अधिकार मिलता है, वो कानून अगर कहीं है तो बताओ। मैं तो आपके इस अधिकार को ही नहीं मानता, आपके कानून को भी नहीं मानता, आपके न्याय को भी नहीं मानता। इसको अब अगर राजद्रोह समझकर और मुझे मेरे जैसे लोगों को पकड़कर जेल में डालने की बारी अंग्रेज सरकार पर आ रही है, तो अंग्रेज सरकार ने भी समझना चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस देश से चले जाने का उनका समय निकट आ गया है। तो जज ने उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा देते समय कहा कि जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है उससे ज्यादा ज्वालाग्राही भड़काऊ भाषण इनका ये बचाव का भाषण। डॉक्टर साहब पर चले राजद्रोह के मुकदमे में उन्हें 1 वर्ष का कारावास सहना पड़ा। वे 19 अगस्त 1921 से 11 जुलाई 1922 तक कारावास में रहे। जेल से बाहर आने के बाद 12 जुलाई को उनके सम्मान में नागपुर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। समारोह में प्रांतीय नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के अन्य राष्ट्रीय नेता हकीम अजमल खां, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी विट्ठल भाई पटेल समेत अनेक नेता डॉक्टर हेडगेवार का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। जेल से छूटने के बाद उनकी एक अभिनंदन सभा हुई जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। उसमें भी उन्होंने भाषण किया, उसमें भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि केवल जेल में जाना ये देशभक्ति है ऐसा मानने का कारण नहीं, जेल में जाना पड़ता है तो जेल में भी जाएंगे, लेकिन बाहर रहकर लोगों के मन में स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए करने के प्रयास, इनके बारे में जागृति करना, ये भी देशभक्ति है। 1922 में 28 अप्रैल को पहला एकत्रीकरण उनको बुलाना था किसी को, उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को बुलाया वक्ता के नाते। तो डॉक्टर हेडगेवार ने वहां उनको कहा कि गांधी जी का मात्र स्मरण करने से काम नहीं चलेगा, उनके जीवन में जो पराकोटि का त्याग है और संपूर्ण निस्वार्थ भाव से देश समाज के लिए काम करने की जो ललक है उसका हमको अनुकरण करना पड़ेगा। वो सुभाष बाबू से मिले थे, वो सावरकर जी से मिले थे, क्रांतिकारकों से उनका तो संबंध था ही। राजगुरु जब भूमिगत हुए तो नागपुर में, विदर्भ में उनके रहने की व्यवस्था उन्होंने की थी। लोकमान्य तिलक पर डॉक्टर हेडगेवार की अनन्य श्रद्धा थी। तिलक के नेतृत्व में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन की सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी डॉक्टर हर्डीकर और डॉक्टर हेडगेवार को दी गई थी और उसके लिए उन्होंने 1200 स्वयंसेवकों की भर्ती करवाई थी। उस समय डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस की नागपुर शहर इकाई के संयुक्त सचिव थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसे प्रस्ताव का सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और विश्व को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना होना चाहिए। पूर्ण आजादी का उनका सुझाव कांग्रेस ने 9 बरस बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 के अंत में और 30 के 1 जनवरी हुआ था, उस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वातंत्र्य का। उस बात को
कांग्रेस को स्वीकार करने में 9 साल लग गए। पूर्ण स्वाधीनता का सुझाव माने जाने से आनंदित होकर डॉक्टर साहब ने संघ की सभी शाखाओं में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का अभिनंदन करने की सूचना दी थी। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी गुजरात से शुरू हुआ। संघ चालकों की 3 दिवसीय बैठक में इस आंदोलन को बिना शर्त समर्थन करने का निर्णय संघ में हुआ था। संघ की नीति के अनुसार डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत तौर पर अन्य स्वयंसेवकों के साथ इस सत्याग्रह में भाग लेने का निर्णय लिया और संघ कार्य चलता रहे, इसके लिए उन्होंने सरसंघचालक पद का दायित्व अपने पुराने मित्र डॉक्टर परांजपे को सौंप दिया। उन्होंने बाबा साहब आप्टे और बापूराव भेदी को शाखाओं के प्रवास की जिम्मेदारी दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनके साथ प्रारंभ में 21 जुलाई को 3-4 हजार लोग थे। वर्धा यवतमाल होकर पुसद पहुंचते पहुंचते सत्याग्रह स्थल पर 10,000 लोग इकट्ठा हो गए। इस सत्याग्रह में उन्हें 9 महीने का कारावास हुआ। जेल से छूटने के बाद सरसंघचालक का दायित्व पुनः स्वीकार कर वे फिर से संघ कार्य में जुट गए। इस वर्ष के अपने इस वर्ग में मैं अपने सामने मानो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की छोटी सी प्रतिमा देख रहा हूं। आप सब लोगों का मुझसे तो कुछ पुराना परिचय तो है नहीं, फिर भी क्यों मेरा मन आपकी ओर दौड़ रहा है। संघ के बाहर के लोगों को देश की उन्नति का सच्चा मार्ग दिखाना यह हमारा ही कर्तव्य है। हमारे इस कार्य को करते रहते ही स्वर्णिम दिवस का उदय होगा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान पर कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो यह ऐतिहासिक घोषणा की। महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर में विशेष आंदोलन हुए। यहाँ के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और संघ के अधिकारी दादा नाइक, बाबूराव बेगड़े, अण्णाजी सिरास ने किया। इस आंदोलन में अंग्रेजों की गोली मारने से बालाजी रायपुरकर का बलिदान हो गया। कांग्रेस और संघ स्वयंसेवकों ने मिलकर 1943 के चिमूर में भारत छोड़ो आंदोलन को एक गति प्रदान की। अंग्रेजों के खिलाफ हुए इस संघर्ष में 125 सत्याग्रहियों पर मुकदमा चला और बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को जेल की सजा भुगतनी पड़ी। देश में चले इस आंदोलन में स्थान स्थान पर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रचारक स्वयं की प्रेरणा भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गए। आइए ये जानते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहां-कहां अपना अमूल्य योगदान दिया। राजस्थान में प्रचारक जयदेव पाठक, जो बाद में विद्या भारती में सक्रिय रहे। विदर्भ में डॉक्टर अन्ना साहब देशपांडे। छत्तीसगढ़ में रमाकांत केशव देशपांडे, जिन्होंने बाद में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। दिल्ली में वसंतराव ओक, जो बाद में दिल्ली के प्रांत प्रचारक रहे। पटना में वहां के प्रसिद्ध वकील कृष्ण वल्लभ प्रसाद नारायण सिंह, जो बाद में बिहार प्रांत संचालक रहे। दिल्ली में चंद्रकांत भारद्वाज, जिनके पैर में गोली धंसी और जिसे निकाला नहीं जा सका। बाद में वे प्रसिद्ध कवि और अनेक संघ गीतों के रचनाकार हुए।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में माधवराव देवड़े जो बाद में प्रांत प्रचारक बने, और इसी तरह उज्जैन में दत्तात्रेय गंगाधर कस्तूरे जो बाद में संघ प्रचारक हुए। अंग्रेजों के दमन के साथ साथ एक तरफ सत्याग्रह चल रहा था तो दूसरी तरफ अनेक आंदोलनकर्ता भूमिगत रहकर आंदोलन को गति और दिशा देने का कार्य कर रहे थे। ऐसे समय भूमिगत कार्यकर्ताओं को अपने घर में पनाह देना किसी खतरे से खाली नहीं था। 1942 के भारत आंदोलन के समय भूमिगत आंदोलनकर्ता अरुण आसफ अली दिल्ली के प्रांत संचालक लाला हंसराज गुप्त के घर रही थी और महाराष्ट्र में सतारा के उग्र आंदोलनकर्ता नाना पाटिल को भूमिगत स्थिति में औंध के संचालक पंडित सातवलेकर ने अपने घर में आश्रय दिया था। ऐसे तमाम और नाम हो सकते हैं। उस समय इन सारी बातों का रिकॉर्ड रख पाना संभव नहीं था। संघ के संबंध में कोट चरण बढ़ रहे थे की ओर निरंतर, कोट चरण बढ़ रहे थे की ओर निरंतर, केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा, सात सहस ही नहीं करेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा, एक जन्म क्या यहाँ फूल पशुबल ने सिर दे मारा, भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है, इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है। तोड़ हिमालय चीर जटाए चली सिंधु की ओर, नगर ग्राम पुर डगर डुबाती इसका ओर न छोड़, किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, यह जीवन का ज्वार चली बनाती प्रखर जवानी, युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा। एक निमिष की बात नहीं है जिन संघर्ष हमारा, पृथ्वीराज की आंखें जाती स्वप्न उनके जाते, भर जाते हैं खाओ दाग पर सदा मिट रह जाते, यह जनगंगा जनजीवन का कलमश कलुष बहाती, जो डूबा तो पार हो गया मुक्त लुटाती जाती, मृत में जीवन और जीवितों में ज्वाला सुलगाती, भ्रष्ट भद्र मां के मंदिर को पुनः पवित्र बनाती, इसके सम्मुख सम्राटों के मस्तक नत होने को, इसके तट पर राज्य बिगड़ने को बनने को, पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है, पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है, सृष्टिकाल का स्नेह प्रलय का आकुल जल है, कोटि बिंदु बह रहे सिंधु का आदम रूप धर, कोटि चरण बढ़ रहे थे की ओर। यह परंपरा का प्रवाह है कभी न खंडित होगा, यह परंपरा का प्रवाह है कभी न खंडित होगा, पुत्रों के बल पर ही मां का मस्तक मंडित होगा, वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। इस तरह देश की आजादी के आंदोलनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आद्य सरसंचालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार और बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे।